हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 10वीं की हिंदी आचार्य बोल रही हूँ। आज हम पाठ 3.4 पुरस्कार पढ़ेंगे, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस पाठ का पहला हम गद्यांश देखते हैं। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी, गोट होती थी। नगर निवासी इस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते थे। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्सव से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते हैं, चाव से आकर योग देते हैं। यहाँ पर पुरस्कार जो कहानी में के माध्यम से कौशल के प्रसिद्ध कृषि उत्सव का वर्णन है कि कृषि महोत्सव कौशल के प्रसिद्ध उत्सव था और इस उत्सव के दिन राजा कृषक बनकर इंद्रदेव की पूजा करते थे और किसी एक कृषक की भूमि को राज्य के लिए चुन लिया जाता था। साल भर राजा उस भूमि का स्वामी होता तथा कृषक को उस भूमि का मूल्य चुकाता था। प्रतिवर्ष यह कृषि उत्सव संपन्न होता था और जिसमें आसपास के राज्यों के राजकुमार भाग लेने के लिए आनंदित होते थे। उसी आधार पर हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं किया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे प्रहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका वही आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। कि राजा को क्या हुआ कि मधुलिका का खेत पसंद आया और मधुलिका का खेत ले लिया। बदले में राजा ने स्वर्ण मुद्रा दी मधुलिका को, लेकिन मधुलिका ने वह स्वर्ण मुद्रा लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मधुलिका के जो खेत था वो उनके पूर्वजों का था, इसलिए वो बेचना नहीं चाहती थी और उसने स्वर्ण मुद्रा नहीं ली, बल्कि वो दूसरे के खेत में जाकर काम करने लगी और वो स्वर्ण मुद्रा नहीं लेती। मधुलिका ने जब राजा को द्वारा दी गई राशि स्वीकार नहीं किया, वह दूसरे के खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाती थी। जो भी रोजी रोटी प्राप्त होता था खाकर आनंद में रहती थी। उसने अपनी खेत की सीमा पर मधुक वृक्ष के नीचे छोटी कुटिया बनाकर रही। उसमें रूखी सूखी लकड़ी के डंठलों की दीवार बनी थी। कठोर परिश्रम के बाद भी रूखा सूखा मिलता, उसे खाकर वो जीवन व्यतीत करती थी। वो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त था और उसे आनंद भी आता था। क्योंकि वो जो खेत था वो राजा को उसका रकम नहीं लेती है, क्योंकि उसके पूर्वजों का वो खेत था। और राजा बोलते हैं कि तुम्हारी इसी वजह से मैं ऋणी हो चुका, तुम्हारे इस एहसान का मैं ऋणी हूँ। इसी आधार पे हम तीसरा गद्यांश देखते हैं। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम वही ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। क्या हुआ कि मगध का जो राजा था अरुण था, वह मधुलिका से प्रेम करता था और मधुलिका भी प्रेम करती थी। जब मधुलिका को पता चला कि मगध का जो राजा अरुण है वह कौशल राज्य में आक्रमण करने वाला है, तो उसका इस बात का पता चला मधुलिका को। तो मधुलिका ने क्या किया कि वो अपने प्रेम का बलिदान देके अपने फर्ज, अपने कर्तव्य को देखा। अपने राज्य को, समाज को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने क्या किया, कौशल नरेश को बता दिया, ये बात सेनापति को बता दिया कि जो मगध का राजा कौन है, अरुण, वह कौशल राज्य में आक्रमण करने वाला है। किस तरह मगध के राजकुमार द्वारा कौशल में जो आक्रमण होने वाला था। सिमित्र की कन्या, राजा फिर कहा कि सिमित्र की जो कन्या, एक बार फिर तुमने कौशल का ऋणी बना दिया। आक्रमण की सूचना देकर उसे कौशल संकट से बचा लिया और तुम्हारे इस कार्य के लिए कौशल तुम्हें पुरस्कार के योग्य मानता है। लेकिन जरा ठहरो, पहले मैं इन आक्रमण को योग्य मानता हूँ, लेकिन जरा ठहरो, पहले मैं इन आक्रमणकारियों को सजा देने में व्यवस्था लूँ, फिर तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि मधुलिका पहले अपने कर्तव्य को देखा, प्रेम को नहीं देखा। उसने अपने देश को बचाने के लिए
अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने कौशल, अपने राज्य को बचाने के लिए उसने क्या किया कि अपने प्रेम को बलिदान कर दिया। और उसने कौशल नरेश को बता दिया कि मगध का जो राजकुमार था वो कौशल राज्य में आक्रमण करने वाला था। तो राजा ने इसको बंदी बना लिया। बदले में राजा ने मधुलिका से कहा कि मैं तुम्हारा एक बार फिर से ऋणी हो गया, तुम क्या पुरस्कार चाहती बताओ। तो मधुलिका ने बोला कि मुझे पुरस्कार के रूप में सिर्फ मृत्यु दंड चाहिए। तो मृत्यु दंड मधुलिका ने मांगा। क्यों? क्योंकि मधुलिका अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी अरुण की जो चाल साजी थी उसको बता दिया, तो वो पकड़ा गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, वो मगध का जो राजा अरुण था उससे वो प्रेम भी करती थी। इस वजह से वो राजा से पुरस्कार के रूप में क्या मांगती है, मृत्यु दंड मांगती। तो हम देखते हैं कि मधुलिका का प्रेम और कर्तव्य संघर्ष की राह में एक जीता जागता उदाहरण था। तो आज का पाठ हमने देखा कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मधुलिका ने अपने राज्य को बचाने के लिए और अपना एक ईमानदारी अपने देश के प्रति प्रस्तुत करने के लिए उसने क्या किया, अपने प्रेम को बलिदान कर दिया। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।